द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में अनुसूचियों तक आपने पढ़ा था। आज का जो सवाल है वो उद्देशिका चैप्टर से है। आज चलिए इसको देखते हैं। पहला सवाल है कि ये पूरी प्रस्तावना दी गई है, इसमें डेट पूछा जा रहा है, उस प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी हुई है। तो ये है 26 नवंबर 1949। उस दिन ये अधिनियमित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 26 जनवरी 1950 की स्थिति। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता जैसे शब्द जो थे वो बाद में जोड़े गए हैं। अगला सवाल है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की, ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो यह है उद्देशिका में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता एवं 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। इसके हिसाब से इसको आंसर दिया गया है। इसको समझ में ना आ रहा हो तो ये देखिए, जैसे इसमें कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये 3 प्रकार के हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये इस टाइप से जब उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सवाल क्या पूछा जा रहा है। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। ये यूपीएससी का सवाल है। तो ये सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, ये क्रम है। ये प्रस्तावना याद कर लेंगे, उससे सारे सवाल इसके बन जाएंगे आपको। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो यह है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, ये है आंसर। अगला सवाल है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही शब्दों का विचारानुसार क्रम लगाना है। तो ये आप प्रस्तावना में देख लेंगे, इसका आंसर CAGB है। सी यानी सार्वभौमिक, इसके बाद समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, 76 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये है समाजवाद और पंथनिरपेक्षता। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। कौन से भारत को, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ये है संविधान की प्रस्तावना। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ये अखंडता शब्द नहीं था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक, सवाल वही रिपीट हो रहा है। अगला है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, तो ये सही है। दूसरा है कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा है कि इसका संशोधन नहीं होगा, ये गलत है, संशोधन नहीं हुआ है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। अगला सवाल है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। तो यह लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि ये न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द 42वां संशोधन, समाजवादी शब्द 42वां संशोधन, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना है, क्या कूट के अनुसार सही आंसर देना है। तो इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, ये भी है।
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, अवसर की समानता ये भी है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी, ये भी सब है। अगला सवाल है कथन और कारण का सवाल है। कथन है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है इससे, हम भारत के लोग शब्द से, लौकिक यानी जनता का, इस लोक का, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये है प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। पूर्णतः और समान रूप से मानव है, इसी को सार्वभौमिक कहेंगे। अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब होता है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो यह है संघीय शब्द नहीं है, बाकी सब है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण जो है ये उद्देश्य है, न कि प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न ये सब चीजें हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो ये विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसका दिया गया है। जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि आर्थिक न्याय है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो ये धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अभी आपने ऊपर पढ़ा वो है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का नहीं था, ये सही। अगला है कि संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये है उद्देशिका। सीधे सीधे सवाल है कि आत्मा कौन सी है? तो ये उद्देशिका है। और अगर डॉक्टर अंबेडकर का पूछा जाए तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो आत्मा कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ये के.एम. मुंशी ने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। अगला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये है बेरुआरी यूनियन वाद है, उसी में कहा था सबसे पहले कि उद्देशिका संविधान का नहीं है। फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इससे पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये अभी जो बताया गया कौन सा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था, यानी दोनों में ये चीज है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो यह केशवानंद भारती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या कहाँ है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का
किसमें उत्पन्न किया गया है? ये है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगला सवाल, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। गलत वाले को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। संविधान में दिया गया आमुख यानी कि कथन कि न्यायालय में लागू नहीं है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। पूछ बताना है कि कौन सा सही है। आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है, इसलिए उद्देशिका के तहत आंसर कौन सा होगा? तो प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन सत्य है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। परंतु सभी कथन सम्मिलित नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि ऑप्शन के आधार पर आंसर देते हैं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश की सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान का में प्रत्याभूत है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी संविधान में दिया गया है, उल्लिखित है। अगला चैप्टर है शासन प्रणाली। इसमें देखें इसके सवाल। प्रथम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप में परिभाषित करता है? इसका आंसर देखें तो व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार, उसी को राज्य कहेंगे। एक देखें यहाँ ये भी समझ लें, राज्य शब्द का राजनीतिक संस्था संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों का समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। तो ये तत्व हैं व्यक्ति या जनसंख्या, सरकार या सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग, संप्रभुता। ये चार चीजें जिसके पास हैं उसी को राज्य कहा जाता है। अगर संप्रभुता नहीं है तो अभी वो राज्य नहीं कहा जाएगा, तो इसलिए राज्य की परिभाषा में याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो यह है संप्रभुता। संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? संप्रभुता का मतलब है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य। कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य, संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दोनों में से कोई नहीं हो। राष्ट्रमंडल का सदस्य होना संप्रभुता से संबंधित नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी के अंतर्गत नहीं है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, इसलिए इसका आंसर एक और दो में से कोई नहीं होगा। ये गलत आंसर दिया गया है। अगला देखें, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसदीय व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला सवाल, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो यह यूके, जहां से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जो ब्रिटेन में नहीं है वो यहाँ है, बाकी सब यहाँ भी है और वहां भी। अगला सवाल है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? इसका आप सीधे आंसर देखें तो दोनों सही है, तो पढ़ लें। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ये दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये अध्यक्षात्मक नहीं है, भारत में संसदात्मक सरकार है और संघात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है। संघीय है, संसदीय है और धर्मनिरपेक्ष राज्य।
भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला है कि संसदीय स्वरूप के शासन का लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला सवाल है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो ये मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पे बने रहते हैं। ये दोनों सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो राज्य का अध्यक्ष तो राष्ट्रपति होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ये व्यवस्था ये गलत है। अगला सवाल है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसकी व्याख्या देख लें। शासन प्रणाली सामान्यतः दो टाइप की होती है। यहाँ संसदीय व्यवस्था के संबंध में कह रहे हैं, तो संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है, यानी कि डी नंबर गलत है और बाकी सब सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, ये मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार में अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि, इसी से भारत का बोध होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में, जैसे अमेरिका वगैरह में। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये तीनों सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये गलत। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये चारों सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं? सत्तावादी सरकार। भारतीय शासन प्रणाली में शासन के संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, न कि राजतंत्र। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता को अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होते हैं किससे? भारतीय संविधान से। संविधान ही उनको पावर देता है। संवैधानिक सरकार का आवश्यक क्या है? तो कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधा हो। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीताशाही जो है, ये जब अधिकारी वर्ग की चलती है तो उसको लाल फीताशाही कहते हैं, इसलिए वो सुशासन की ये नहीं है। जहां पे जवाबदेही हो, कानून का नियम हो और पारदर्शिता हो, उसे सुशासन व्यवस्था कहेंगे। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। अगला सवाल, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा को व्यक्त करता है? तो कल्याणकारी राज्य हर जगह है, यह अंतराल कोई शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यक्त करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास, प्रगति, व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं को संदर्भित होकर कार्य करती है। इसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य नहीं, समाजवादी है, कल्याणकारी है और राजनीतिक समानता भी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो यह है जनता। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? एकल कार्यपालिका, सत्ता का केंद्रीकरण है। निम्नलिखित में कौन सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये सही है।
राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है। अमेरिका वगैरह में जैसे देखेंगे तो वहां मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति अपने मन से चयन कर सकता है, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी उसमें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, वहां ये व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या है, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है इसको, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ठीक, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यही होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है क्या? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, दोनों चीजें एक ही हैं। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण अगर आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये परिसंघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, यानी कि संविधान की विशेषता जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। तो कुछ मामलों में कठोर है, कुछ मामलों में लचीला। अगला सवाल है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु इनमें से कौन सा है? यह न्यायिक समीक्षा वाला जो सेक्शन है ये अमेरिका का गुण है, ब्रिटेन में ये चीज नहीं है। कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो ये ए सही है किंतु आर गलत है। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यह अनिवार्य विशेषता है। आगे देखें अगला सवाल, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एक इकहरी नागरिकता, ये संघीय वाली, इसका उससे कोई मतलब नहीं। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, इससे पता चलेगा। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, इससे पता चल जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघीय लक्षण नहीं है। तो इसमें इकहरी नागरिकता संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद। अगला सवाल है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? इसमें आप सीधे उपरोक्त में से कोई नहीं, डी आंसर है 4, 6 और 7। तो इसमें देखें, संघीय व्यवस्था में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संविधिक संकट। एकत्व के तत्व। एकत्व के तत्व का मतलब होता है कि जैसे समय समय पे केंद्र के प्रभाव को दिखाया जाएगा, जिसमें वो एकत्व के उदाहरण है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, ये केंद्र का कंट्रोल है। फिर राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी कि राज्यपाल को अधिकार होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी भी विधेयक को रख ले, यानी कि वो पूरी तरह अपने ये का विवेक का इस्तेमाल करता है। और संवैधानिक संकट, यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन जिसको लगाते हैं, वही है। ये तीनों चीजें एकात्मक लक्षण है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो ये राज्यपाल की नियुक्ति, दूसरा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं एकात्मक तत्व। ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर होगा, जिससे ये पता चले कि केंद्र का प्रभाव ज्यादा है, उसी को आपको आंसर देना है। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? संघीय व्यवस्था का लक्षण बताना है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, राज्यों का संघ उसमें कहा गया है। दूसरा है कि एकात्मक झुकाव का उसमें संसक्त मिश्रण, दोनों सही है। अगला कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है
और कारण है कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। अगला सवाल है कि कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित की थी? तो ये महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। अगला कथन है कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसका दोनों कथन और कारण सही है और व्याख्या भी है। अगला है कि कथन ए महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये तो गलत है। कथन सबसे बड़े दावेदार होने का कैसे कहते हैं, लेकिन आंसर कहा जा रहा है कि दोनों सही है और व्याख्या भी ये गलत है। कि कमजोर को ज्यादा महत्व देने के संदर्भ में कह रहा है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं कहा गया कि सबसे ज्यादा दावेदार वो है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अगला देखें कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है। कोई एक कारण नहीं है बल्कि सभी कारण है। इसमें सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं बल्कि सभी सत्य है। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये सत्य है। ये बी जो है कि भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ये पूरी तरह हमेशा लागू नहीं रहता। एकात्मक लक्षण कभी कभी दिखाई देते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ऐसा नहीं है। ये अमेरिका की विशेषता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये भी सही है। अगला है कथन कारण का। कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण क्या है कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्याय पुनर्विलोकन का अधिकार। तो ये दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं। अगला प्रश्न है, कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक। ये दोनों सही है और व्याख्या भी है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक। ठीक, तो यही अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। अगला सवाल है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो जी ऑस्टिन ने कहा है। ये नाम केवल याद रखना है। किसने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये के.सी. वियर ने। अगला है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये के.सी. वियर है। निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये डॉक्टर अंबेडकर हैं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? हर्बर्ट साइमन। इसको ऐसे ही आपको याद रखना होगा, हर्बर्ट साइमन। अगला है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं। तो ये आईएएस का सवाल है, इसलिए इसको काफी अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न देखें कि निम्नांकित में से कौन
विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, ये विकास प्रशासन की अवधारणाओं से फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स संबंधित है। अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में इन्होंने लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने में संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास में संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। ये सब सवाल बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल नहीं। इस टाइप के सवाल कभी आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ये हेनरी फेयोल। अगला सवाल है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? W.B. डॉनहम द्वारा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्र वाला सर्वोच्च शक्ति राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा का मतलब है कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों, तो ये इसमें भी ये बी और डी बहुत ही ज्यादा उपयुक्त हैं। गणतंत्रीय अवधारणा में उसी से पहचान होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो ये शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समान समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये है गुड सी है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व जो है ये विधि का शासन का सेक्शन नहीं। आगे देखें अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। एक संवैधानिक सरकार उसी को कहते हैं। अगला है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? सीमित सरकार। ठीक। अगला सवाल है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो यह स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर है। अगला सवाल है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। समानता का मतलब विशेषाधिकार नहीं होंगे तभी माना जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो यह है केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। अगला सवाल, दूसरे प्रशासनिक आयोग ने कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 में नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन के केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन बाधाओं की पहचान की गई है और सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? यह है सभी, यानी अंतर राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। ये भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु ये संस्थाएं आवश्यक मानी गई। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? यह है 1980 के दशक में, यानी कि 1971 से 80 में खिसकी है, जब बहुत सी राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। ठीक है, संघवाद की ओर खिसकी है, यानी कि पहले केंद्र और राज्य सभी राज्यों में लगभग 69 तक सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इसलिए केंद्रीकृत व्यवस्था ज्यादा लगती थी। और जब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार जब आई है तब जाकर के स्थिति संघात्मक हो गई है। यही सवाल पूछा जा रहा है। तो ये था आज का चैप्टर। अब अगले क्लास में राष्ट्रीय प्रतीक से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।